अपने प्रतिनिधियों को परखने का प्रभावी माध्यम, सभा से विधानसभा। जनता की आवाज बनते जनता के मुद्दे, सभा से विधानसभा। चुनावी रण में उम्मीदवारों की सही पहचान, सभा से विधानसभा। सभा विधानसभा में आप सभी का स्वागत। विधानसभा की तैयारी में पूरा महाराष्ट्र जुट चुका है। जहां तक हर एक कोने में विधानसभा की तैयारी में लोग जुटे हैं। अभी तक जहां तक टिकट या फिर उम्मीदवारी किस पार्टी से किसको मिलने वाली है, ये तो अब तक जाहिर नहीं हुआ है, पर लोग अपने कार्यों में जुट चुके हैं। समाज सेवा में बहुत लोग जुटे हैं। वो भी लोग जहाँ तक अभी सोच रहे हैं कि उनको भी टिकट मिले किसी न किसी पार्टी से, या फिर वो उस उम्मीदवारी घोषित करें खुद ही और चुनाव के लिए तैयार हो जाएं। ऐसे ही एक हमारे मधुसूदन गवई जी उत्तर नागपुर के हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस में वो काम कर चुके हैं, वहाँ से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले चुके हैं। घर से अच्छे खासे, पर समाज सेवा से वो बहुत जुड़े हुए हैं। 4-5 सालों से बहुत समाज सेवा कर रहे हैं और एक्टिव मेंबर रह चुके हैं। जहाँ तक समाज सेवा में लोगों को बहुत मदद कर चुके हैं। आइए उनसे खास बातचीत करेंगे, जानेंगे क्यों उन्होंने चुना समाज सेवा को, कैसे वो आए भारत में, सिर्फ उत्तर नागपुर उन्होंने क्यों चुना और इस क्षेत्र में वो क्या काम कर रहे हैं। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं सभा विधानसभा में। श्रीमान मधुसूदन गवई भारतीय विदेश सेवा में एक काफी लंबी पारी खेलने के बाद एक मंत्री के रूप में लंदन की आरामदायक नौकरी से स्वेच्छा निवृत्ति लेकर 2009 से वे सीधे शोषित समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पूरा योगदान दे रहे हैं। मन में समाज सेवा की प्रबल इच्छा के साथ वे 2012 से नागपुर के उत्तर क्षेत्र में अपने पद्माकर गवई बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के जरिए समाज सेवा में शामिल हुए हैं। श्री मधुसूदन गवई जी आज एक समाज सेवक के साथ साथ एक प्रबल लोकनेता बनने के भी दावेदार हैं। तो आइए दर्शकों, बातचीत शुरू करते हैं मधुसूदन गवई से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे हमने देखा है आप एक अच्छे परिवार से आते हैं, IAS अफसर आप खुद रह चुके हैं, जहाँ तक प्रशासकीय सेवाएं आप कर चुके हैं। तो मुझे बताइए आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए जो हम जरूर जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी, मेरे पिताजी पद्माकर गणेश गवई भारतीय प्रादेशिक सेवा में जो 1950 की जो बैच थी, जो पहली बैच थी UPSC के अंदर, उसमें उनका चयन हुआ था IAS में। वो मेरे पिताजी और उनके जो बड़े भाई थे मधुकर गवई, वो पुलिस में थे महाराष्ट्र में। उन्होंने नागपुर, पुणे और मुंबई में पुलिस कमिश्नर रह चुके। और मेरे पिताजी नागपुर में कलेक्टर थे, म्यूनसिपल कमिश्नर थे और यहाँ पर विभागीय आयुक्त थे। और वो पहले हिंदुस्तानी थे जिनको नेशनलाइजेशन के बाद, जब मैंगनीज और इंडिया की मायने मिसेस गांधी ने नेशनलाइज करी, तो वो पहले इंडियन थे जिनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड में नागपुर में, मॉइल का। तो पहले इंडियन ऑफिसर थे जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने मॉइल में। और वो दिल्ली से यहाँ पर आए मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर, और फिर यहाँ पर उन्होंने कलेक्टरशिप करी, कमिश्नरशिप करी, म्यूनसिपल कमिश्नरशिप करी। तो उस दौरान हमारा यहाँ पर शिक्षण हुआ। तो नागपुर में आप पले बड़े? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पला बड़ा मैं ही हूँ। बिशप कॉटन से मैंने शुरुआत करी, SFS स्कूल में गया, फिर SFS कॉलेज से मैंने अपनी BSc करी। उसके बाद मुंबई गया, मुंबई में लॉ कॉलेज में 2 साल लॉ करने के बाद फिर मैंने भारतीय विदेश सेवा। तो आपके भाई भी जहाँ तक सभी ऐसे हैं कि क्या उनका क्या हुआ? हाँ, मेरा भाई, छोटा भाई इंडियन ऑयल में है। मेरी बहन तो खैर प्राइवेट सर्विस में थी। मेरी छोटी बहन जनरल इंश्योरेंस में थी। बड़ी बहन का हस्बैंड जो था वो इंडियन नेवी में था, और छोटी बहन का हस्बैंड जो है वो प्रैक्टिसिंग लॉयर है इन दी हाई कोर्ट। मतलब सभी लोग जहाँ तक सेटल्ड है अच्छे हैं। और आप सर फिर एक वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर जब आप छोड़ा, आपने वो सारी चीज़ें, ऐशो आराम छोड़ा, एक सुपर क्लास 1 अफसर की जो लाइफस्टाइल होती है वो छोड़कर आप नागपुर आए, वो दौरान क्या चेंजेस हुए आपके मन पर? जब मैं लंदन में मेरी पोस्टिंग हुई फरवरी 2009 में, तब मैं जॉइंट सेक्रेटरी बन चुका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और वहाँ पर मैं मंत्री की हैसियत से काम कर रहा था भारतीय उच्चायुक्त लंदन में। मैंने ये देखा कि मुझे
अब वो मोटिवेशन नहीं रहा, प्रेरणा नहीं रही कि डेस्क के पीछे बैठ के मैं सिर्फ कागज और काले कलम से लेकर काम करूं। मैंने बोला कि अब कुछ और करने का कुछ कमी है लाइफ में। हाँ, कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे समाधान मिले, संतुष्टि मिले और समाज के लिए मैं कुछ थेट करूं। फिर मैंने अपनी सिर्फ पिताजी से प्रेरणा लिया आपने, क्योंकि आपके पिता भी जहाँ तक लोगों से काफी जुड़े हुए रहते थे। जी, उनसे समाज सेवा की प्रेरणा ली। क्योंकि वो जहाँ तक मेरे ख्याल से मदर टेरेसा से भी आपकी मुलाकात हुई जी, थी। जी, जी। और पिता से हाँ, कोलकाता में गया था, मदर टेरेसा के स्टेट फ्यूनरल के अरेंजमेंट्स हाँ। करने के लिए मुझे भेजा गया था एक पार्ट ऑफ द टीम के लिए के साथ, और मैंने वहाँ और मदर टेरेसा जब दिल्ली में, जब मेरे पिताजी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तब वो राजनिवास में आई थी। उनको ज़मीन चाहिए थी, मेरे पिताजी ने उनको बिना सोचे समझे जमीन दे दी क्योंकि उनको पता था कि ये अच्छे काम के लिए ही मांगी जा रही है, ना कोई इसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होगा, या ये तो अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए, तो बिना सोचे समझे वो भारत ही सिर्फ काम करने आई थी, लोगों के लिए आई थी। तो आपके पिता ने भी उनको उतनी ही मदद की। हाँ, और कुछ हद तक तो ये भी सही मैं मानूंगा कि मुझे मदर टेरेसा से भी कुछ प्रेरणा मिली है। समाज से इंस्पायर हुआ क्योंकि मैं उनसे मिला, उनका काम देखा मैंने, उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली है। बहुत कम अफसर ऐसे होते हैं सर, जहाँ तक मैं देखता हूँ, कि जो इतनी अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब छोड़कर आकर आज समाज सेवा में अपनी रुचि दिखाते हैं और उसे पूरी तरह न्याय देते हैं। तो आपने फिर नागपुर क्यों चुना? यहाँ पले बड़े इसीलिए? नहीं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक तो क्योंकि मैं नागपुर से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे रूट्स यहाँ है, मेरा पूरा बचपन और मेरे स्कूलिंग और कॉलेज यहाँ गुजरा है, तो मेरा नागपुर के साथ कनेक्ट रहा है। नाड़ जुड़ी है आपकी। नाड़ मेरी जुड़ी हुई है। और क्योंकि मैं बम्बई में उतने दिन नहीं रहा और नागपुर में मैंने काफ़ी वक्त गुजारा है, तो मैंने ये समझा कि मैंने अगर कुछ समाज सेवा करनी है तो वो अपने ही होम टाउन में क्यों ना करूँ, जहाँ मैं जाना जाता हूँ, जहाँ मेरे लोग पहचानते हैं, वहाँ मैं अपनी खुद की टीम एक खड़ी कर सकता हूँ, उनके माध्यम से समाज सेवा का काम यहाँ मैं कर सकता हूँ। सर, आपने उत्तर नागपुर को ही क्यों चुना? यही अधिकार क्षेत्र, मतलब आपने काम करने के लिए समाज सेवा इसी एरिया को क्यों चुना? एक तो मैं उत्तर नागपुर के बिल्कुल कस्ब पे रहता हूँ, मोहन नगर में, तो ये मेरे लिए एक नज़दीक का क्षेत्र है। दूसरा, मेरा ये मानना है कि उत्तर नागपुर सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है नागपुर का, विकास के मुद्दे पर, और यहाँ पर जो स्लम एरियाज हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं पर आपको दिखाई देंगी उत्तर नागपुर में। और यहाँ पर मुसलमान लोगों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ बौद्ध समाज के लोगों की संख्या ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ और ये मेरा मानना है कि उन लोगों को ही ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग आगे आएँ और उनकी मदद करें और उनके विकास में अपना हाथ बढ़ाएं। इसलिए मैंने उत्तर नागपुर क्षेत्र चुना समाज सेवा के। तो फिर आपने समाज सेवा की शुरुआत करने के लिए संस्था जो आपने शुरू करी है, तो कार्य प्रणाली फिर कैसे शुरू की? कौन से एरिया में आप काम करने के लिए आपने शुरुआत करी, कैसे हुआ? मैंने यहाँ के जो मेरे जान पहचान के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं गया और उनको मैंने एक अपनी इच्छा प्रकट करी कि मुझे यहाँ पर समाज सेवा करना है। पहले तो उन्होंने मुझे गांबरिया से लिया नहीं, फिर जब मैं बार बार उनके पास गया तो वो फिर मेरे से जुड़े और उन्होंने मुझसे कहा कि गवई साहब, अपन लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं और वो पूरी करने की हम लोग कोशिश करें। सर, जानूंगा ये सारी चीज़ें कि लोगों ने आप तक क्या आपको रिप्लाई किया, क्या उनकी मांगे थी, कैसे आपने उनको हेल्प की, वो सारी बातें, मगर छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, कही जाइएगा मत, मधुसूदन गवई इनसे बातचीत जारी रहेगी ब्रेक के बाद भी। ये स्कूल जो संघर्ष नगर में चल रही है, ये स्कूल मधुसूदन गवई साहब के माध्यम से चल रही है। उन्होंने इस बस्ती को देखते हुए यहाँ के गरीब बच्चों के लिए इस स्कूल की स्थापना अपनी मम्मी के नाम से की है। और जिस स्कूल के अंदर में जो चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जो बड़ी बड़ी स्कूलों कॉलेजेस में होता है, वो सब इसी स्कूल में आ रही है। मैं मधुसूदन गवई साहब के इस जज्बे को सलाम करते हुए उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस बस्ती के लिए इस स्कूल जैसी इस स्कूल को अपनी मम्मी के नाम की एक स्थापना दी और मैं उनका शुक्रगुजार हूं और मैं उनका दिल से सलाम करता हूं। गवई सर ने जो बहुत गड्ढा यूँ तो का बहुत मेहरबानी है जो उन्होंने रोड का हमारा काम करे, बहुत उनके अभावी है हम, नहीं तो ना जाने क्या होता, पानी घुस जाता था वहाँ, एकदम कीचड़ गड्ढे बहुत गड्ढे थे वहाँ पर ऐसे। तो गवई सर को बोले हमने, तो गए हम 10-20 लोग, तो वो हमारी समस्या करे
और वो काम करे, वो काम को अंजाम दिए, बहुत अच्छा बनाती है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, संघर्ष नगर का। मेरा नाम है रशीद खान और गवई सर एक बहुत अच्छे नुमाइंदे यहाँ आए हैं गरीबों के हित में, और जो भी यहाँ काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे वो। तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को और अच्छे आदमी हैं। 15 साल से ये डिमांड थी जिस पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी, और मैंने इनको आश्वासन दिया था कि अगर मेरे ये बजट में होगा और मेरी क्षमता में होगा तो मैं ये काम को 15 से 21 दिन में करके बताऊंगा। उत्तर नागपुर का सबसे पिछड़ा इलाका संघर्ष नगर का इलाका, यहाँ पर पहले कुछ सालों तक, जहाँ तक कह सकते हैं 15-20 सालों से यहाँ समस्याओं से घिरा हुआ ये इलाका था, पर पिछले एक साल से कह सकते हैं यहाँ पर सभी समस्याओं का एक इलाज बनकर मधुसूदन गवई सर आए हैं। और यहाँ पर उन्होंने जैसे आप देख सकते हैं ये जो कुआं है, यहाँ पर इस कुएं में बहुत दिनों से कुछ बच्चे जो है वो गिरा करते थे, कह सकते हैं उनको जान माल का नुकसान हो रहा था, पर जहाँ तक लोग इनसे जुड़े, इन्होंने उनको कहा कि इस कुएं पर एक छत डाल दीजिए, तो इन्होंने सीमेंट की छत भी डाल दी। सर, किस प्रकार से लोग जुड़े, आपके क्या समस्या लेकर आए थे? मेरे पास ये बस्ती के लोग 3 समस्याएं लेके आए थे। एक तो इनके बस्ती के सामने सड़क नहीं थी जो बारिश के मौसम में इनको बेहाल कर रही थी। दूसरा, इनके पीछे, बस्ती के पीछे एक नाला बहता है जो टूटा हुआ है, और वो भी इन्हें बड़ा सांड पानी की वजह से, बड़ा नाले का जो गंदा पानी होता है, गंदा पानी जो होता है, उससे इनके घरों में घुस जाने की वजह से बड़े इनके बेहाल हो रहे थे। हेल्थ की भी बहुत समस्या है, बड़ी समस्या उससे जुड़ी हुई थी, जिनसे इनके हेल्थ पे भी उसका विपरीत परिणाम पड़ रहा था। और तीसरी समस्या थी ये कुएं की, जिसमें इनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो थे वो खेलते हुए गिर जाते थे, क्योंकि ये कुआं भरा हुआ इन द सेंस इसके ऊपर कोई छत नहीं थी, तो उससे वो काफ़ी धोखादायक साबित हो रहा था। तो उस पे हमने एक सीमेंट की छत डाली। ये इनकी 3 मेन रिक्वेस्ट और समस्या। तो फिर सबसे पहले जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये एक एंड से, स्टार्टिंग एंड जो है नगर का, यहाँ से लेकर पूरे एंड तक आपने ये रास्ता बनवाया है जी। तो फिर कितना समय लगा इसे बनाने में? इसे हमें बनाने में 3 हफ्ते लगे, सिर्फ 3 हफ्ते। और इनकी ये डिमांड थी, 15 साल से ये डिमांड थी जिसपे कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी, और मैंने इनको आश्वासन दिया था कि अगर मेरे ये बजट में होगा और मेरी क्षमता में होगा तो मैं ये काम को 15 से 21 दिन में करके बताऊंगा, और मैंने वो हासिल किया। इसका मेरे को बड़ा गर्व है। मुझे बताइए, ये कितने सालों से आप, मतलब यहाँ के किसी कॉर्पोरेटर से भी आप मिले कभी? यहाँ पर जो कॉर्पोरेटर से मिले, यहाँ पर जो भी आया, किसी ने इसके समस्या पे ध्यान ही नहीं दिया। कभी नहीं? कभी नहीं। कम से कम 10 से 15 मरतबा डेपुटेशन लेडीज जेंट्स मिलके गए वहाँ, बोले सिर्फ आश्वासन मिला, बाकी कोई काम नहीं। और ये रास्ते के लिए फिर आपने कभी मतलब मनपा में कंप्लेंट की या फिर नगर सेवक से? नगर सेवक से ही बार बार बोला है, कुएं के लिए बार बार बोला है। राउत साहब यहाँ से चुनकर आते हैं हर बार, उनसे उन तक पहुंची ये बात? 4 लेटर कॉर्पोरेटर को भी दिया है, नितिन राउत को भी दिया है, और गवई साहब अचानक आए और उनसे रिक्वेस्ट किया है तो उन्होंने सारा काम कर दिया। मतलब गवई साहब ने इनकी संस्था यहाँ बहुत दिनों से काम कर रही थी, तो आपको लगा कि यही एक प्रकार से आपको मदद कर सकते हैं इन सारी चीजों के लिए? उन्होंने अपने तरफ से बोले मेरे से हो सकेगा तो मैं कर दूंगा और बहुत जल्दी कर दूंगा, तो उन्होंने करके दिया। बाकी लोगों ने लॉलीपॉप दी। चलिए, मतलब बाकी लोग जहाँ तक इनको लॉलीपॉप दे रहे थे, तब गवई साहब ने इनको सभी समस्याओं को समझा, अपना समझकर वो यहाँ आए, और सभी जैसे देख सकते हैं ये छत बन चुकी है, यहाँ पर एक सीमेंट रोड बन चुका है। जहाँ तक नागपुर में देखा जाता है रोड तभी बनते हैं जब इलेक्शन आने वाले हो, पर गवई साहब ने तब जब भी परेशानी पहुंची तो उन्हें तुरंत उसका इलाज ढूंढ निकाला और उसे सॉल्व कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि रोड अच्छे हैं, अभी बारिश का सीजन आने वाला है और रोड इतने अच्छे हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता सर यहाँ कुछ प्रॉब्लम अभी आ सकती है। नहीं, यहाँ कम से कम तो भी अगर ये इन्होंने अच्छी हालात में रखे इसको, सड़क को, तो मैं नहीं समझता कि 10 साल तक इनको कोई और परेशानी झेलनी पड़ेगी सड़क की वजह से। आपने कभी फिर किसी की मदद भी ली कि आप अपने जो जमा पूंजी थी उसी पर से सब खर्चा चला? ये सब जमा पूंजी से ही सब काम मैं करता हूँ और स्वबल पे ही करता हूँ। मुझे अगर मैं दूसरों के भरोसे रहूँ तो मैं नहीं समझता कि मैं ये सब काम कर पाऊँगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। आपकी संस्था जो है करीबन 3-4 साल से इस पूरे इलाके में एक प्रकार से आपने कह सकते हैं कि आपने इसको टारगेट करके रखा है एरिया में कि यहाँ मुझे ज़्यादा काम करना है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये आपने उत्तर नागपुर इसीलिए चुना? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें तो उत्तर नागपुर सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है और यहाँ पर बस्तियाँ और स्लम्स जो हैं
वो सबसे ज़्यादा अगर देखी जाए तो वो उत्तर नागपुर में ही है। गरीब तबके के लोग भी यहीं रहते हैं, स्लम्स भी यहीं पर है और इन लोगों की समस्या काफ़ी है। तो मैंने कहा कि मैं अपना जो समाज सेवा का जो कारकिर्द है वो क्यों ना पिछड़े जगह से मैं शुरू करूं जहां लोगों को ज़रूरत है, ना कि वो जगह पे जहाँ पर लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं, जिनको कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपना पूरा ध्यान जो है इसी जगह पर आपने कॉन्सेंट्रेट मैंने यहीं किया ताकि यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिले, गरीब लोगों का कुछ उद्धार हो, उनकी मदद कर पाऊँ मैं और ठेठ मदद कर पाऊँ, और मैं उसमें काफ़ी तक यशस्वी रहा हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। नाला भी देखते हैं। हाँ, नाला भी देखिए। हाँ। उत्तर नागपुर का संघर्ष नगर इलाका, यहाँ शारदा कंपनी इस तरफ है मेरे और इस तरफ मेरे मारुति ऑटोमोटिव कंपनी है। इन दोनों के बीच में जो नाला आप देख रहे हैं, इस नाले की जो दीवार है ये कुछ महीने पहले नहीं थी। या तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे से पानी ये पूरे जो स्लम एरिया पीछे है मेरे, यहाँ पर करीबन हजारों घर हैं, उन सब घरों में ये पानी मतलब जाता था। यहाँ पर हेल्थ की समस्याएं बहुत होती थी। ये लोग जहाँ तक गवी सर से मिले, गवी सर ने यहाँ पर ये दीवार बनवा दी। वो जानते हैं क्या किस्सा था, क्या परेशानी थी यहाँ पर? यहाँ पे क्या है सर, यहाँ के कारपोरेटर और आमदार को यहाँ बोलने के बाद में भी कोई यहाँ पे दिलचस्पी नहीं ली है इन लोगों ने। और उसके बाद में क्या है, हमको गवाई साहब का थोड़ा सा सहारा मिला, उनको बोले हमने इनको, और उन्होंने ये काम का अंजाम दिया। चलिए, तो क्या क्या परेशानियां यहाँ पर लोगों को होती थी? अनुमानता हेल्थ की परेशानी या फिर बच्चों को या फिर जो भी सारी परेशानियां? जैसे ये टूटा था नाला तो 3-4 बच्चे गिर गए थे। अच्छा। यहाँ से तो गवाई सर से हमारी जान पहचान हुई तो उनको समस्या बताई हमने कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो ये हमारी मदद करे। तो कितने परिवार जहाँ तक मतलब राहत महसूस कर रहे हैं जब से ये हुआ है? ठीक, सब पूरे टोटल पूरी बस्ती जहाँ तक खुश है। चलिए सर, जब आपको पता चला तो क्या आपके मन में आया देखने जब आप यहाँ, तो क्या था वो उस वक्त की परिस्थिति बताइए, क्या आपको? यहाँ पर जब मुझे लाया गया, जब ये शख्स ने कहा एक सभा में कि हम उस आदमी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है जो हमारी ये समस्या हल कर देगा, तब मुझे लगा, ये एहसास हुआ कि नहीं, इनकी ज़रूरत बहुत ही गंभीर है और मुझे कुछ ना कुछ इन लोग के लिए करना पड़ेगा ही। तब मैंने यहाँ का मुआयना किया और यहाँ आकर देखा तो यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ये नाला ही बह रहा है, यहाँ पर कोई एम्बैंकमेंट वगैरह नहीं था, कोई दीवार वगैरह नहीं थी, यहाँ पर गड्ढे थे। तो मैंने इनकी जो यहाँ औरतें हैं वो बड़े परेशान थी। उन्होंने कहा कि जब पानी का मौसम आता है तो वो बेहाल हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा जो गंदा पानी है नाले का उनके घरों में घुस आता है। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ यही एक दरखास्त करी, मुझे एक आग्रह किया, विनती करी कि गवई साहब, अगर आप हमारी इसमें मदद करोगे तो हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तब मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मुझे सामने आकर इनकी मदद करनी ही पड़ेगी, और मैंने करी, और उसकी मुझे बहुत खुशी है। तो ये भी जहाँ तक कितने दिन में अनुमानता बना? ये इसको भी 15 से 21 दिन में ये हमने पूरा किया। जैसे ही सड़क बनी वैसे ही नाला बन के दोनों काम चालू था, साथ ही में किए, साथ में ही काम चालू करेंगे और अब राहत महसूस हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत में अनुमानता कहा जाता है कि महिलाएं पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मुस्लिम महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए यहाँ पर कंप्यूटर की सारी व्यवस्था की जाए, यहाँ पर उनको पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। पर कुछ समय तक यहाँ पर वो प्राइवेसी जो दी जाती है मुस्लिम समाज में, जो एक्सपेक्ट की जाती है, वो सब यहाँ पर नहीं दी थी। यहाँ पर दीवार नहीं थी, गेट नहीं था, कुछ मतलब उतना सही ढंग से नहीं हो रहा था। पर जहाँ तक गवई सर तक जब ये बात पहुंची कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो सर क्या 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 कहना था लोगों का जब वो आप तक मिले? मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपना जो सामाजिक कारकिर्द है वो इसी मदरसा से शुरू किया। अच्छा। मुझे पहले यहीं लाया गया था, यहीं हमारी बैठक हुई थी, और यहाँ के जो बस्तियों की जो समस्याएं हैं, जो मुसलमान समाज की जो समस्याएं हैं, वो मेरे सामने इन्होंने रखी। तो मुझे एक सुझाव ये भी दिया गया कि यहाँ पर इनकी लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो यहाँ पर उनके लिए प्राइवेसी नहीं थी, यहाँ पर दीवार नहीं थी, तो वो दीवार बनाने का एक उन्होंने प्रस्ताव पेश किया, जो मैंने इमीडिएटली मान्य कर लिया। दूसरा इनका प्रस्ताव था कि हमारी लड़कियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाए, उनको उसकी शिक्षा, उसकी तालीम उनकी दी जाए। तो मैंने वो भी मंजूर कर ली, और मैंने यहाँ पर 3 कंप्यूटर्स तैनात कर दिए, उसका बंदोबस्त किया मैंने यहाँ पर 3 कंप्यूटर का। यहाँ पर उन्हीं के कौम से एक प्रशिक्षक को, वो भी महिला प्रशिक्षक को हमने नौकरी पर रखा, और उन्होंने उनको कंप्यूटर की तालीम शुरू। चलिए, मतलब कितने महिलाएं
है कि कितनी बच्चियां अभी यहाँ पढ़ने आती है? मेरे ख्याल से कम 150 लड़कियां आ रही है जो इस सुविधाएं का फायदा उठा रही है। लाभ उठा रही है। हाँ। तो पहले कितने मतलब कम बच्चे थे, फिर अभी बढ़ रहे हैं उसके बाद से, जब से पहले दीवार हमारे यहाँ शुरू स्टार्टिंग में 25 बच्चे थे, 25 से 50 हुए, 50 से 100 हुए। तो जब से ये प्राइवेसी उनको मिली है, दीवार बनी है या फिर कंप्यूटर आए, बढ़ रहा है। दीवार जब बनी नहीं थी यहाँ पे टीन का कंपाउंड था और वो हरदम गिर जाता था। गवाही साहब से मुलाकात है, गवाही साहब को हमने बात किया, उन्होंने बोले ठीक है ये दीवार मैं बनवा दूँगा, जो ही पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, मुझे आप टेंशन मत लो। उन्होंने दीवार भी बनाया, 4 लोहे का गेट लगवाया उसमें। और फिर बाद में बातचीत आई कि बोले कुछ लोगों ने बोले कंप्यूटर दे देते हैं, तो गवाही साहब ने 3 कंप्यूटर भी दिए हमारे लिए और उसकी महीने की पेमेंट भी दी। मतलब एक महिला को रोजगार भी दिया और अभी 150 के आसपास महिलाएं भी प्रशिक्षित हो रही हैं, जहाँ तक एक टेक्निकल फील्ड में जाना अपना करियर कर सकती है। तो दुनिया मतलब कह सकते हैं कि वो खुद को तैयार भी कर रही है दुनिया के हिसाब से। चलिए, बहुत अच्छी बात। जहाँ देखा जाता है कि महिलाओं को दुर्लक्षित किया जाता है, पर गवई सर यहाँ पर महिलाओं को प्रशिक्षण का भी ध्यान रख रहे हैं। यहाँ तक जैसे हमने देखा कि रास्ते बनवा रहे हैं, नाले को दीवारें बनवा रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं को कंप्यूटर की प्रशिक्षण करवा रहे हैं, एक महिला को रोजगार दिया टीचर का, बहुत सारे काम कर रहे हैं जो जहाँ तक अगर ये चुनकर आते हैं तो मैं ख्याल से कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर और बदलाव देखने को मिल सकता है। हमारे घर के सामने का रोड बहुत ख़राब था, गवाई सर ने उसका काम किया। हम गवाई सर के बहुत आभारी हैं और हम गवाई सर के साथ हैं हमेशा। मैं संघर्ष नगर में रहता हूँ। ये जो स्कूल गवाई साहब ने बनाए यहाँ पे चालू करे हैं, यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, इसमें हमारे भी नाते पोती पढ़ते हैं। ये स्कूल लगने से हमारे को बहुत फैसिलिटी है, हमारे को बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। मैं संघर्ष नगर झोपड़पट्टी में रहती हूँ। पिछले साल जो बारिश में पानी आया था नाले की, उसमें हम लोगों को बहुत परेशानी थी घरों में पानी घुसने की वजह से। तो गवाई सर ने नाले का जो काम कराया, हम उनके बहुत आभारी है, क्योंकि वो काम होने की वजह से जो घर में पानी घुसता था वो नहीं घुसेगा। मोबाइल डिस्पेंसरी में चलाने की जिम्मेदारी आप पे खुद पे रहती है। आपको वहाँ डॉक्टर नियुक्त करना पड़ता है, नर्स नियुक्त करनी पड़ती है, दवाइयाँ देनी पड़ती है। महिला सशक्तिकरण और सबलीकरण की बात तो जहाँ तक देशों दुनिया में सभी लोग करते हैं, पर उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और उत्तर नागपुर का इलाका जो मधुसूदन गवई जी यहाँ पर काम कर रहे हैं, 4-5 मतलब सालों से जहाँ तक काम कर रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने करीबन 40 महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये उनको गृह उद्योग के लिए, जहाँ से वो घर घर पापड़ बनाते हैं, कुछ लोग अगरबत्तियाँ मोमबत्तियाँ बनाती हैं, मतलब हर एक घर में एक व्यवसाय बन रहा है। गवई सर जो उससे बातचीत कर रहे हैं। सर, जहाँ तक ये जो मैंने कहा कि प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आपको कैसे सूझा कि इन महिलाओं को जहाँ तक एक इंडिविजुअली लोन देना चाहिए पर्सनल, वो भी 0% इंटरेस्ट पे आप दे रहे हैं, जो आराम से वो चुका भी सकते हैं, तो ये कैसे सोचा, कैसे आपने, ये सूझा कैसे आपको? मुझे जो मेरे यहाँ पर कार्यकर्ता है जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो मुझे यहाँ पर हमीद नगर में लेकर आए और उन्होंने मुझे इस समस्या से वाकिफ़ कराया कि, और ये 40 महिलाओं से मुझे इसी घर में मिलाया और इन महिलाओं ने मुझसे आग्रह करी। उन्होंने कहा कि अभी जो कर्ज हमें जो दर पर मिल रहा है उससे हमारी कमर टूट जाती है, वो हमें फेरते नहीं आता, उसको परत फेर कर नहीं सकते, हमें बड़ी मुश्किलात हो रही है। तो अगर हमें सस्ते दर पे अगर कर्जा मिल जाए, उन्होंने कर्जे की ही बात करी, उन्होंने ऐसे पैसा मांगने की बात नहीं करी कि हमें लोन दिया जाए, लेकिन सस्ते दर पे अगर लोन कम हो तो हमारी बहुत उसमें हालत हमारी सुधर जाएगी। तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं आपको सस्ते दर पर लोन और कर्ज दिलाऊंगा, और उनको हमने कर्ज दिलाया और उनसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं लिए और कोई फीस वगैरह नहीं लेते हुए उनको हमने हमारी मैंने जो उनको प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस। अब तक 40 महिलाओं तक आप पहुंचा चुके हैं, तो फिर क्या क्या व्यवसाय करते हैं आप लोग, कुछ बताएं? हम लोग सब घर कोई अगरबत्ती बनाता है, कोई पापड़ बनाता है, जो भी मतलब जिससे जैसे होता है, कोई मोमबत्ती बनाता है, सब अपने घर गृहस्थी में सब लोग, और हर घर में ज़्यादा कि व्यवसाय शुरू हो चुका है। अभी घर की हालत ठीक है आपकी, जहाँ तक कह सकते हैं। चलिए, मतलब देखने को मिलता है कि कुछ चीज़ें अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल होती हैं तो उसका निकष भी अच्छा आता है, जहाँ तक रिजल्ट भी अच्छा आता है। और मधुसूदन गवई साहब जहाँ तक एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक रोजगार पहुंचा रहे हैं, महिलाओं तक, मतलब किसी के एरिया को तो सुखी करना हो जाता है, पर घरों को सुखी करना, एक महिला सशक्त बनती है तो परिवार सशक्त बनता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें यहाँ एक कह सकते हैं कि पॉजिटिवली जो आगे आ रहा है सर, पर और भी मिलेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ काम आपने किया। क्योंकि अगर आपने देखा होगा मेरे जो इंटरेस्ट मैंने जाहिर किए हैं उसमें विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही अहम मुद्दा मैंने उठाया है और उसी को पूरा करने में मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
जहाँ तक भारत में देखा जाता है कि अस्पताल उतने सक्षम नहीं है मरीजों का इलाज करने के लिए। कई डॉक्टर कम पड़ते हैं, कई दवाइयाँ कम पड़ती हैं, कई नर्सेस कम होते हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होती है, कहीं दूर होते हैं, कहीं डिस्टेंस का प्रॉब्लम आता है। हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। पर भारत में जहाँ तक कहा जाता है पहली बार एक मोबाइल डिस्पेंसरी हॉस्पिटल, एक एम्बुलेंस कह सकते हैं, सभी चीज़ों में सभी चीज़ों केंद्रित होकर एक ही जगह आपको मिल सकती है। ऐसी चिकित्सालय यहाँ पर घूमते हुए 2 चिकित्सालय मधुसूदन गवई जी ने उत्तर नागपुर में, जहाँ तक वो कवर करते हैं एरिया, लाखों लोगों तक वो पहुँचे हैं 2-2.5 साल में। पूछता हूँ उनसे ये कैसे क्या सूझा उन्हें। सर, एक मोबाइल डिस्पेंसरी में मैं आपके यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर दवाइयाँ दिख रही है मुझे, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, बेड्स है, सारी चीज़ें हैं, ये हर एक गली गली तक पहुँचती है। तो ये आइडिया कैसे सूझा आपको कि एक ऐसी तरीके से आपको समाज से लोगों से जुड़ना कैसे आपको? ये मेरा खुद का आइडिया नहीं था। मैंने जब यहाँ के लोगों से बातचीत करी तो यहाँ की जो महिलाएं हैं उत्तर नागपुर की, उनसे मेरी मुलाकात करने का मुझे एक मौका मिला और मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों के को कौन सी सुविधाएं यहाँ चाहिए जिससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, ज़रूरतें क्या है? हाँ, ज़रूरतें क्या हैं। तो मैंने कहा कि मेरे को 3-4 एक प्रकल्प आप दीजिए, उसमें से फिर मैं चूज़ करूँगा कि मेरी क्षमता क्या है कौन से कार्य करने की, फिर मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा। तो उन्होंने मुझे एक मोबाइल डिस्पेंसरी का एक प्रकल्प दिया जो बड़ा अनोखा प्रकल्प था। हाँ, यूनिक था, क्योंकि लोग अक्सर एम्बुलेंस दे देते हैं और अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। किसी संस्था को एम्बुलेंस दे दी और हाथ ऊपर कर दिए, क्योंकि वो चलाने की जिम्मेवारी उनकी नहीं रहती। मोबाइल डिस्पेंसरी में चलाने की जिम्मेदारी आप पे खुद पे रहती है। आपको वहाँ डॉक्टर नियुक्त करना पड़ता है, नर्स नियुक्त करनी पड़ती है, दवाइयाँ देनी पड़ती है, और मोबाइल डिस्पेंसरी एक वैन बनानी पड़ती है जो स्पेशलाइज्ड वैन है, और वो बस्तियों में जाके घर घर जाके वो दवाइयाँ और ये डॉक्टर्स की सर्विसेज उनको उपलब्ध कराती है। तो ये अपने में एक बहुत ही अनोखा प्रकल्प है जो मैं नहीं समझता किसी व्यक्तिगत तातड़ी पर, लेवल पर किसी ने अभी तक उसको अमलात में लाया है या उसको कर रहे। और मैं ये 2.5 साल से कर रहा हूँ, मेरी 2.5 साल से। यानी एक मेरी जो वैन है मोबाइल डिस्पेंसरी, वो अब उसको हो गए हैं कम से कम 2 साल, 2.25 साल हो गए, और दूसरी के अब हो गए 1.25 साल। तो अगर दोनों को आप जोड़ दिया जाए तो ये कम से कम 4.5 साल दोनों वैन चल रही है। और अभी तक हम लोगों ने एक 1.5 लाख गरीब और गरजू लोगों का निःशुल्क उपचार किया है। आप दवाइयाँ भी देते हैं उन्हें? हम लोग उत्तम दर्जे की दवाइयाँ देते हैं और उससे लोग बहुत खुश हैं, और इसमें हमको खर्चा भी काफ़ी उठाना पड़ता है, लेकिन लोगों की संतुष्टि को देखते हुए हमें इसमें कोई रंज नहीं है कि हमें इतना पैसा उसके लिए खर्च करना पड़ रहा है। जो कुछ है जा रहा है उतना कुछ नहीं, क्योंकि लोगों की खुशी जो है वो उससे ज़्यादा मूल्यवान है, ऐसा कह सकते हैं कि जो पैसा जा रहा है उससे। चलिए, आप जहाँ तक उत्तर नागपुर का कितना इलाका कवर करते हैं? हम लोग ये 30 बस्तियाँ उत्तर नागपुर में कवर करते हैं, जिससे पूरा ही उत्तर नागपुर क्षेत्र कवर हो रहा है। और ये हमारी मोबाइल डिस्पेंसरी गरीब दबके के बस्तियों में जाती है, मुसलमान बस्तियों में जाती है, बौद्ध बस्तियों में जाती है, और वहाँ पर जाके अपना निःशुल्क उपचार करती है। चलिए, मतलब लोगों को बस यहाँ तक आना होता है, ये आपकी गली तक पहुँच जाती है, आपको डॉक्टरों से बात करनी होती है, आपको दवाइयाँ मिल जाती है, एक प्रिस्क्रिप्शन, एक सही उपचार आपको मिल जाता है। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। आई होप कि आप आगे भी ऐसी बहुत सी डिस्पेंसरीज लाए, और अगर यहाँ के लोग अगर चाहें तो इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। और जो बीमारी का इलाज ये मोबाइल डिस्पेंसरी नहीं कर पाती है, उसके लिए हमने सेंट्रल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट शंकर नगर से एक अरेंजमेंट किया है, टाइप किया है, तो वो मरीज वहाँ जाके उनका उपचार वहाँ होता है। चलिए, मतलब आपके टाइप्स भी हो चुके हैं बहुत से इंस्टीट्यूट के साथ, जिससे कि मरीजों को और भी अच्छा इलाज मिल पाए और उनका कह सकते हैं वो सुदृढ़ हो पाए, हेल्दी हो पाए। इन्होंने जो है मोबाइल वैन का एक अच्छा कार्यक्रम उत्तर नागपुर में शुरू किया है। इस मोबाइल वैन की वजह से यहाँ झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले अधिकांश हैंड टू माउथ, जिनका अपना केवल रोज़गार की ओर फोकस होता है, ऐसे लोगों के लिए आरोग्य की सुविधा देने का इनका जो मानस है, ये एक अच्छा काम माननीय गवई जी कर रहे हैं। सभी झुग्गी झोपड़ियों को अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करने का और मनन करने का एक अच्छा यह अवसर
गवई जी ने उपलब्ध कराया है। इसलिए गवई जी का, मधुसूदन जी का यह जो चलने वाला कार्यक्रम निरंतर ये चलता रहे, जिससे लोगों में एक अच्छी भावना गवई जी के लिए तैयार हुई है, उत्पन्न हुई है, ये कायम रहे। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर, इनके यहाँ पर एक विहार था जो पूर्णाकृत नहीं था, मतलब अभी तक बना नहीं था पूरे तरह से, इसका काम रुका हुआ था। उत्तर नागपुर का आदर्श नगर का इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पर गवई साहब को जब पता चला कि ये कुछ विहार है जो पूरा नहीं हुआ है अब तक, यहाँ का बांधकाम रुका हुआ है, यहाँ का कंस्ट्रक्शन, तो उन्होंने इस मूर्ति का अनावरण करवाया। जहाँ तक पूरा करवाया कंस्ट्रक्शन का, अनावरण होने का है विहार का, अब तक तो काम चल रहा है। मुझसे बातचीत करते हैं। सर, जिसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अभी काम चल रहा है, तो जब आपने देखा इस विहार को तब इसकी क्या स्थिति थी? इस पे छत बिल्कुल नहीं थी और बाबा साहेब आम्बेडकर और गौतम बुद्ध की जो आप प्रतिमाएं देख रहे हैं, ये खुली हुई थी, आकाश खुला हुआ था और धूप पड़ रही थी और अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर से भी यहाँ पर काफ़ी इनको क्षति पहुँच रही थी। और दीवारें तो ये छत तो थी नहीं, लेकिन ये दीवारें भी नहीं थी। और ये दीवारें भी नहीं थी, तो इन्होंने मुझसे आकर आग्रह की कि भाई हमारे ये जो काम अधूरा रह गया, इसको अगर आप पूरा करेंगे तो हम आपका आभार मानेंगे। मैंने बोला आभार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुझे खुशी होगी कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी और गौतम बुद्ध जी के सर पर अगर मैं कोई छत खड़ी कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य है। चलिए, इस मूर्ति के लिए आपने इतना कुछ किया, ये विहारों से शायद प्रशिक्षण केंद्र ये भी विहार बने, आगे जाकर ये विहार जहाँ तक सोचा जाता है कि प्रशिक्षण का केंद्र होने चाहिए। जी, बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने सभी के लिए काम किया है जहाँ तक, तो इसलिए शायद आप उसी को प्रेरणा लेकर ही शायद सभी के लिए जहाँ तक आप काम करें, सभी इलाकों में काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक देखा जा रहा है कि गवई साहब ने हर एक इलाके में काम किया है, उत्तर नागपुर का कोई इलाका छूटा नहीं है, हर एक प्रश्नों को लेकर वो आ गया है, हर एक प्रश्न को उन्होंने एक आंसर दिया है। एक जो काम सरकार को करना चाहिए वो जहाँ तक गवई साहब कर रहे हैं। मैं एक सिकल सेल का पेशेंट हूँ। सिकल सेल आखिरी स्टेप पे हूँ मैं। मेरे पूरे जॉइंट वगैरह, पूरे कमर के जॉइंट से पैर के घुटने तक के पूरे ख़राब हो चुके हैं। और मैं गवई सर के पास में जाकर बोला था मैंने कि सर मेरी कंडीशन ऐसी है, मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ और मेरा झोपड़ा गिरने में आ चुका है। गवई सर आए, मेरा झोपड़ा देखे। झोपड़ा देखने के बाद में मेरे को बोले थे कि मैं 20 बोरी सीमेंट दूँगा, वो दूँगा। फिर झोपड़ा गिरने के बाद में फिर और उनके पास एक बार गया, उनको बोला मैंने सर मेरा झोपड़ा गिर चुका है। वो आकर देखे और आकर देख के जाने के बाद मैं बोली मैं 20 की जगह 30 बोरी सीमेंट दूँगा। उसके बाद में शाम को मेरे को फ़ोन आया उनका कि मैं सीमेंट ना देते हुए मैं तुम्हारा झोपड़े को मकान बना कर दूँगा। और उन्होंने दूसरे दिन मेरे घर का काम चालू किए। मैं इसलिए गवई साहब का और उनके कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। सभा विधानसभा में मेरे साथ बातचीत हुई आज मधुसूदन गवई की। उत्तर नागपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाका, बौद्ध इलाका और अदर्स इलाका, सभी समाज के लिए वो काम कर रहे हैं। उनकी डिस्पेंसरी हर जगह घूमती है। लोगों को उन्होंने घर बनाने के लिए मदद की है, रास्ते बनाने रहे और नालों की सफाई कर रहे हैं, वहाँ पर दीवारें बना रहे हैं। मुस्लिमों के लिए जो मदरसे होते हैं उनको दीवारें दे रहे हैं। प्रशिक्षण के लिए औरतों के लिए कंप्यूटर्स दे रहे हैं। रोजगार के लिए महिलाओं को जहाँ तक डायरेक्ट लोन सेवाएँ प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी प्रकार के काम है बिना ओहदे के कर रहे हैं। जहाँ तक अभी उनको टिकट अब तक उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई, टिकट अब तक मिली नहीं है, और जहाँ तक अगर उनको टिकट मिलती है तो शायद वो चुनकर भी आ सकते हैं। देखिए अभी आगे क्या होता है, पर वो अपने समाज व्रत, जो समाज सेवा का व्रत उन्होंने लिया हुआ है, वो उसे पूरा करते रहेंगे जहाँ तक आगे भी, भले उन्हें टिकट मिले या ना मिले। ऐसे ही एक शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे अगले एपिसोड में सभा विधानसभा में। तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।